दोस्तों, क्या महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ गिर जाएगी? उधर शिंदे की नीतीश नायडू से बात हो रही है, इधर हरियाणा बीजेपी में भयंकर बगावत दिखाई दे रही है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, वह सरकार गिरने की बात की जा रही है। आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जहां पर बहुमत से थोड़ी सी पीछे रही बीजेपी के पास दो मजबूत सहयोगी है, उसके बावजूद इसके वहां पर बीजेपी सरकार को खतरा बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार पर खतरे की तलवार लटक रही है? इसकी कहानी क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी कौन सी वजह है जिससे लग रहा है कि सरकार गिर जाएगी? मसलन महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस में अनबन है। अजीत पवार की खामोशी भी कुछ ऐसा ही कह रही है, लेकिन मौके की ताक में उद्धव शरद का एक्टिव होना, फडणवीस को शिंदे के फैसलों पर जांच बिठाना, तो इस तरीके से हरियाणा में अनिल विज की बगावत, प्रदेश अध्यक्ष पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगना और इसके साथ साथ में कई सारे ऐसे कारण जो कि इस वक्त दोनों ही सरकारों के ऊपर संकट के बादल दिखा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीट लाने के बावजूद बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन दो पार्टियां जिसमें शिंदे और अजीत उसे सपोर्ट कर रही है। महाराष्ट्र में दरअसल हुआ क्या, इसको समझते हैं। किस तरीके से एकनाथ शिंदे की नाराजगी जो पहले से ही चली आ रही थी, पहले मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर के और उसके बाद से गृह मंत्रालय उनको ना दिया जाने के बाद, लेकिन उसके बाद एक एक करके जिस तरीके की खबरें सामने आई, दूरियां सामने आती चली गई, उसके फैसलों को फडणवीस द्वारा रोके जाने की बात सामने आने लगी, अजीत पवार की उदासीनता सामने आने लगी जिसने मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन इसी बीच में एक फोन टैपिंग का मामला सामने आया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में जो लिखा गया, संजय रावत ने जो आरोप लगाया, वह अपने आप में चौंकाता है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो अनबन है उसकी वजह जो बताई जा रही है कि महाराष्ट्र में फडणवीस की बैठकों में शिंदे नहीं जा रहे हैं। मंत्रियों की नियुक्ति पर शिंदे का विरोध करना, शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों पर फडणवीस का जांच बिठाना, उसकी समीक्षा करना, ये तमाम चीजें इस समय एनडीए में मुसीबत खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। फोन टैप कराने की बात, ये सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हलचल मची हुई है। उद्धव की शिवसेना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी शिंदे और उनके लोगों के फोन टैप करा रही है। शिंदे टूट चुके हैं, शून्य में चले गए हैं। शिंदे को संदेह है कि दिल्ली में एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसको लेकर के शिंदे परेशान है। शिंदे अब दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से अभी तक जूझ रहे हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो मन से टूट गए हैं। फडणवीस इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से शिंदे और फडणवीस के बीच में फिलहाल खास रिश्ता नहीं है। संजय रावत का कहना है कि शिंदे की पार्टी के एक विधायक ने उन्हें विमान यात्रा के दौरान बातचीत के दौरान यह जानकारी दी थी। दोस्तों, सामना में यह भी कहा गया है कि शिंदे खुद को अपमानित करने के डर से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस सारी कसर निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, संजय रावत जो शिंदे के विधायक के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताते हैं, वो तो गजब है। उससे बीजेपी खेमा लाल हुआ है। उसमें तो शिंदे की भयंकर नाराजगी बताई जा रही है। अब आपको संजय रावत के शिंदे के खास विधायक के साथ हुई बातचीत के अंश के बारे में बताता हूं। संजय रावत खुद कहते हैं कि उन्होंने विधायक से पूछा कि क्या शिंदे अब भी उसी दुख में हैं। उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, जिस पर विधायक कहते हैं कि वह इससे भी आगे समाधि की अवस्था में पहुंच गए हैं, शून्य में चले गए हैं। आगे पूछा जाता है कि क्या शिंदे को सदमा पहुंचा है, जिस पर विधायक कहते हैं कि मन से टूट गए हैं। पूछा जाता है कि क्यों, इस पर क्या कहते हैं विधायक। इस सब के बीच वो विधायक कहते हैं कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, 2024 के बाद भी आप फिर से मुख्यमंत्री होंगे, चिंता मत करो, चुनाव में दिल खोलकर पैसे खर्च करो, ऐसा आश्वासन उनको अमित शाह की तरफ से दिया गया था।
शिंदे ने चुनाव में बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन शाह ने अपना वादा निभाया नहीं और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। दोस्तों, संजय रावत कहते हैं कि यह बातचीत बताती है कि महाराष्ट्र में राजनीति किस दिशा में जा रही है। बीजेपी किसी की नहीं है, शिंदे पर दबाव है। शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे। शिंदे का तेज खत्म हो रहा है। फडणवीस उन्हें पूछ नहीं रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में भी शिंदे हाजिर नहीं है। एकनाथ शिंदे का मानसिक स्वास्थ्य इस हद तक खराब हो चुका है कि वो अब विधायकों से चिढ़ जाते हैं। उनके एक प्रिय विधायक खुलासा करते हुए कहते हैं कि शिंदे सरकारी बैठकों में 2-2 घंटे देर से पहुंचते हैं। 30 तारीख को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिला योजना बोर्ड की बैठक हुई। शिंदे उस बैठक में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लेट पहुंचे। इस बात का संकेत है कि उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि शिंदे बैठकों में देरी से आते हैं, इस वजह से सभी परेशान हैं। तो दोस्तों, यह वही कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं मिलते मिलते उस स्टेज पर पहुंच रही है जहां कहा जा रहा है कि साहब एकनाथ शिंदे कोई फैसला लेने जा रहे हैं। और ऐसे में खबरें सामने आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस बीच में नीतीश और नायडू से बातचीत की है। नीतीश और नायडू से बात करने का मतलब शिंदे का प्लान कुछ और है। तो यह तो महाराष्ट्र की बात रही, लेकिन हरियाणा में ऐसा क्या हुआ? हरियाणा में बीजेपी तो अकेले दम पर सरकार में है। हरियाणा में मानो अनिल विज ने अपनी सरकार के खिलाफ झंडा उठा लिया है। हाल ही में 31 तारीख को उन्होंने अंबाला में कहा, जिन लोगों ने मुझे चुनाव हराने की कोशिश की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, छुटभइये नेता थे या कोई और, मैंने इन सब के बारे में लिख कर दिया है। 100 दिन हो चुके हैं। इस मामले में ना तो मुझसे पूछा गया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। मुझे शक था कि मुझे हराने के लिए किसी बड़े नेता के द्वारा यह काम किया गया, यहां तक कि मुझे मारने का प्रयास भी किया गया। मैं सबसे सीनियर नेता हूं। अगर कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ हराने की कोशिश की गई है तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। 100 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। अब वो करे या ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, आप यहां से समझिए कि अनिल विज की नाराजगी कितनी ज्यादा है। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट कर नायब सिंह सैनी के नजदीकियों को गद्दार तक का तमगा दे दिया था। इतना ही नहीं, उस वीडियो में एक फोटो पर नायब सिंह सैनी पर भी गद्दार का ठप्पा लगा हुआ था। लेकिन मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक में देरी से पहुंचे और उसके बाद अनिल विज ने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से अनिल विज अपनी ही सरकार यानी कि नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि अफसर नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की सुन नहीं रहे हैं और अफसरशाही सरकार पर लगातार हावी हो रही है, इससे तो यही कहा जा सकता है कि हरियाणा में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और इस सब के बीच हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर सामूहिक बलात्कार का आरोप है। उनके खिलाफ बकायदा हिमाचल में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसे लेकर भी अनिल विज ने सवाल उठाया था। अनिल विज का कहना था कि मोहनलाल बड़ोली को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन अभी तक मोहनलाल बड़ोली ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरह के हालात बीजेपी हरियाणा में बने हुए हैं, भविष्य में आकर किस तरह का संकट नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार के सामने खड़ा हो सकता है। इस सब को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।